नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कानपुर से जुड़ा एक केस है और ये मामला हमारे एक लिसनर ने भेजा है, कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स और बयानों के साथ। अच्छा। और उनका सवाल बहुत सीधा था। ये मामला जो सतह पर एक अफेयर जैसा लगता है, क्या वो वाकई उतना ही सिंपल है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि अक्सर क्राइम की कहानियों में जो पहली वजह सामने आती है, असली कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। बिल्कुल। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही है। कहानी शुरू होती है एक युवक से जो 49 दिनों से लापता है। 49 दिन? हाँ, और फिर खत्म होती है जंगल में मिले उसके कंकाल पर। तो चलिए इन दस्तावेजों की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक गुमशुदगी की रिपोर्ट एक खौफनाक हत्या के राज में कैसे बदल गई। बिल्कुल। तो सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। मामला है कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र का। जी। एक युवक अपने घर से निकलता है और बस वापस नहीं आता। परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई होगी, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। उसे हर जगह ढूंढा गया, दोस्तों रिश्तेदारों से पूछा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। और ये 1-2 दिन की बात नहीं थी, पूरे 49 दिन। ये किसी भी परिवार के लिए एक नर्क जैसा अनुभव होता है। हर फोन की घंटी पर एक उम्मीद होती है। 49 दिन, ये बहुत लंबा समय है। क्या ये सिर्फ अपराधियों की किस्मत थी या ये समय हमें कुछ और बता रहा है? नहीं, ये किस्मत से कहीं ज्यादा है। ये प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। देखिए, अगर कोई हत्या अचानक गुस्से में हो जाए तो अपराधी घबरा जाता है और गलतियां करता है। हाँ, सबूत मिटाने में गलतियां करता है और अक्सर जल्दी पकड़ा जाता है। लेकिन 49 दिनों तक कोई सुराग ना मिलना और फिर सिर्फ कंकाल मिलना, इसका मतलब है कि शव को बहुत सोच समझकर ठिकाने लगाया गया था। मतलब जिसने भी ये किया उसे पूरा यकीन था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उनका इरादा साफ था कि ये व्यक्ति बस गायब हो जाए हमेशा के लिए। कंकाल का मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि हत्या तो गायब होने के कुछ ही समय बाद कर दी गई थी। ये 49 दिन का गैप दरअसल सबूतों के मिटने का इंतजार था। तो अब पुलिस के हाथ में एक गुमशुदगी का नहीं बल्कि एक मर्डर का केस था। और मीडिया क्लिपिंग्स के मुताबिक पुलिस का पहला शक एक महिला और उसके भतीजे पर गया। और वजह बताई गई अवैध संबंध। हाँ। और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। ज्यादातर मामलों में पुलिस सबसे पहले विक्टिम के करीबी रिश्तों की ही जांच करती है। अवैध संबंध, प्यार में धोखा, जलन, ये सब हत्या के बहुत क्लासिक मोटिव माने जाते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में तो वजह यही निकलती भी है ना? मतलब ये कहानी तो हर छोटे शहर में सुनने को मिल जाती है। एक रिश्ता जो गलत दिशा में चला गया और उसका अंत खूनी हो गया। आपका पॉइंट सही है। कई बार कहानी इतनी ही होती है, लेकिन यहाँ पर हमें सोर्सेज को एक साथ रख कर देखना होगा। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट कहती है अवैध संबंध, लेकिन हमारे पास जो महिला का बयान है वो इस कहानी को 180 डिग्री पर घुमा देता है। अच्छा। अवैध संबंध इस कहानी का सिर्फ कवर पेज था, असली कहानी तो अंदर के पन्नों में छिपी थी। एक मिनट, यहाँ पे कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। जब पुलिस महिला से गहराई से पूछताछ करती है तो वो जो बताती है वो वाकई चौंकाने वाला है। उसका आरोप है कि मृतक युवक जिसके साथ उसके संबंध थे वो उसकी नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखने लगा था। और ये एक ऐसा आरोप है जो पूरे केस का नजरिया बदल देता है। अब ये 2 वयस्कों के बीच के अफेयर का मामला नहीं रहा। नहीं। अब इसमें एक बच्चे की सुरक्षा का सवाल जुड़ गया है। ये एक माँ के सबसे बड़े डर की कहानी बन जाती है। और बात सिर्फ गलत नजर रखने तक ही नहीं रुकी। महिला ने अपने बयान में कहा है कि जब उसने इस बात का विरोध किया तो उस युवक ने पलटकर उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। अब देखिए, यहाँ 3 पावरफुल भावनाएं एक साथ आ गई हैं। डर, गुस्सा और बेबसी। एक माँ के तौर पर उसे अपनी बेटी की सुरक्षा का डर है। बिल्कुल। उसे गुस्सा है कि जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया वो ऐसा कर रहा है, और धमकी मिलने के बाद उसे बेबसी महसूस हो रही है कि वो करे तो क्या करें। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। ये वाकई एक ग्रे एरिया है। हम फिल्मों में देखते हैं कि एक हीरो अपने परिवार को बचाने के लिए कानून तोड़ देता है और हम ताली बजाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वही एक्शन एक भयानक अपराध बन जाता है। बिल्कुल। और शायद इसी बेबसी में उसे लगा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या उसने पुलिस के पास जाने के बारे में सोचा या उसे सिस्टम पर भरोसा ही नहीं था? ये एक अहम सवाल है, लेकिन उसके बयान से तो यही लगता है कि उसने कानून अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया था और वो इसमें अपने भतीजे को भी शामिल कर लेती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसी और को इस प्लान में लाना, ये तो मामले को और भी ज्यादा संगीन बना देता है ना? बिल्कुल।
भतीजे का शामिल होना ये साफ करता है कि एक क्राइम ऑफ पैशन यानी अचानक गुस्से में किया गया अपराध नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी। किसी और को राजी करना, उसे पूरा प्लान समझाना और फिर मिलकर उसे अंजाम देना, इसमें प्लानिंग लगती है, तैयारी लगती है। शायद उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जिस पर वो पूरा भरोसा कर सके और जो फिजिकली उसकी मदद कर सके। निश्चित रूप से। और इसीलिए चार्जशीट की डिटेल्स में पुलिस ने सिर्फ हत्या की धारा 302 ही नहीं बल्कि आपराधिक साजिश की धारा 120B भी लगाई है। कानून की नज़र में साजिश करके की गई हत्या बहुत ज्यादा गंभीर मानी जाती है। तो उन्होंने इस प्लान को अंजाम कैसे दिया? सोर्स के मुताबिक प्लान बहुत सीधा था। उन्होंने युवक को किसी बहाने से बुलाया और उसे शराब पिलाई। ये एक छोटी सी डिटेल लग सकती है, लेकिन ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा था। अच्छा। हाँ, शराब पिलाने का मकसद था विक्टिम को कमजोर करना ताकि वो विरोध ना कर सके। जब इंसान नशे में होता है तो उस पर काबू पाना आसान हो जाता है। मतलब वो कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। बिल्कुल। और जब वो नशे में था तब उन्होंने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन असली काम तो अब शुरू हुआ, बॉडी को ठिकाने लगाना। सही कहा। हत्या करना एक बात है और उसके सबूतों को हमेशा के लिए गायब कर देना दूसरी। उन्होंने शव को पास के जंगल में ले जाकर दफना दिया। और यही उनकी साजिश का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा था। हाँ, उन्हें लगा होगा कि जंगल में किसी को पता नहीं चलेगा और समय के साथ बॉडी खत्म हो जाएगी। इसी वजह से 49 दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। तो सवाल यह है कि अगर प्लानिंग इतनी पक्की थी तो 49 दिन बाद वो पकड़े कैसे गए? आखिर कहाँ चूक हो गई? क्राइम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता। आप भले ही फिजिकल सबूत मिटा दें, लेकिन डिजिटल निशान कहीं ना कहीं छूट ही जाते हैं। बिल्कुल। और वही डिजिटल निशान इस केस में भी कातिलों तक ले गए। सोर्स बताता है कि पुलिस ने सबसे पहले मृतक की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी CDR निकाली। क्लासिक पुलिस प्रोसीजर है। गायब होने से ठीक पहले उसकी किससे बात हुई थी, उसकी आखिरी मोबाइल लोकेशन क्या थी, ये सारे जवाब उसके फोन में थे। और यहीं से पुलिस को पहला धागा मिला होगा। लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स ने उन्हें सीधे उस महिला तक पहुंचा दिया होगा। और जब पुलिस ने उससे और उसके भतीजे से पूछताछ शुरू की तो उनके बयानों में जरूर कोई ना कोई झोल मिला होगा। अक्सर ऐसा ही होता है। अपराधी कहानी तो बना लेते हैं लेकिन बार बार पूछ जानने पर उसे कायम नहीं रख पाते। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार पूछताछ और मोबाइल लोकेशन के सबूत सामने रखने पर आखिरकार दोनों टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और फिर उनकी ही बताई हुई जगह से पुलिस ने जंगल से कंकाल बरामद किया। सही। और इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। जैसा कि हमने पहले भी बात की, उन पर IPC की धारा 302 यानी हत्या और 120B यानी आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया। आपने बताया कि 120B बहुत गंभीर धारा है। ये केस पर क्या असर डालती है? इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। धारा 120B लगने का मतलब है कि अब बचाव पक्ष के लिए ये साबित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि यह हत्या आत्मरक्षा में हुई या अचानक गुस्से में की गई। क्यों? साजिश शब्द ही ये साबित कर देता है कि उनके पास सोचने समझने और अपने कदम पीछे खींचने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ठंडे दिमाग से एक इंसान की जान लेने का फैसला किया। मतलब उन्हें अदालत में किसी भी तरह की सहानुभूति मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल। तो जब हम इन सारे दस्तावेजों को, FIR, मीडिया रिपोर्ट्स और बयानों को एक साथ रखकर देखते हैं तो तस्वीर क्या बनती है? ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कई परतों वाली कहानी है। सबसे ऊपरी परत है अवैध संबंध की, जो पहली नजर में मकसद लगती है। उसके नीचे की परत है एक नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखने का गंभीर आरोप, जो कहानी को एक खतरनाक मोड़ देता है। और सबसे गहरी परत है एक माँ का डर, धमकी और शायद सिस्टम पर भरोसे की कमी, जिसने उसे ये खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर किया। सही। मतलब ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। एक गलती ने दूसरी को जन्म दिया और उस दूसरी गलती के डर ने एक ऐसे अपराध को जन्म दिया जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाया है। जब ये रिश्ता, आरोप और डर एक साथ मिल जाते हैं तो उसका नतीजा इतना भयानक होता है। ये केस हमें यही सिखाता है कि किसी भी घटना की सच्चाई वो नहीं होती जो सतह पर दिखती है। एक ऐसा मामला जो दो लोगों के रिश्ते से शुरू हुआ और जंगल में मिले एक कंकाल पर खत्म हुआ। ये डल, साजिश और एक भयानक फैसले की कहानी है। और ये मामला हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी व्यक्ति को ये महसूस होता है कि उसे या उसके परिवार को किसी से जान का खतरा है और किसी भी वजह से उसे ये लगता है कि सिस्टम उसे नहीं बचा पाएगा, तो एक इंसान के लिए सही और गलत के बीच की लाइन कितनी धुंधली हो सकती है। ये केस उस सवाल का एक चरम और आपराधिक जवाब है
लेकिन इसके पीछे का डर और बेबसी वो भावनाएं हैं जिन्होंने इस पूरी त्रासदी को जन्म दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में सुरक्षा और न्याय की भावना कितनी जरूरी है, ताकि कोई भी इतना बेबस महसूस न करे कि उसे कानून अपने हाथ में लेना पड़े।